हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करे में। तो आज है 10 जनवरी और आज हम करने वाले हैं 10 जनवरी से बनने वाले जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। और जितने भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो वन डे इंडिया का, तो उस एग्ज़ाम को आप हमारी इन क्लासेस के बाद आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो हम यहाँ पर आपको क्लास में करवाएंगे। ओके, तो पहले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि देखिए आज 10 जनवरी है और कल हमने 9 जनवरी की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि हमारी एक 8 जनवरी की क्लास स्किप हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने 1 से लेकर 7 तारीख तक की जो वीकली करंट अफेयर है वो हमने अपलोड की थी। तो कल मैंने कहा था कि या तो मैं 8 जनवरी की अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर जब मैं कल 10 जनवरी की अपलोड करूंगा तो उसमें 8 जनवरी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो वही आज मैंने किया है। तो आज की क्लास में मैंने 8 जनवरी से बनने वाले जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ओके, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 10 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 10 जनवरी, ऑप्शन सी है 7 जनवरी, ऑप्शन डी है 6 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक होता है अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो कब होता है आप मुझे बताइए। डेट होती है 12, क्या होता है 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर या 12 दिसंबर, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब चलिए हम बाकी ऑप्शन देखते हैं कि 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। तो क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, हमने कल डिस्कस किया था। 7 जनवरी को हम क्या मनाते हैं कि देखिए एक होता है क्रिसमस डे जो हम हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं और उस दिन सुशासन दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश है जैसे कि यूके हो गया, इजराइल हो गया, सॉरी यूके नहीं है, यूक्रेन है, यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, रूस हो गया, बुल्गारिया हो गया। तो वो कुछ ऐसे देश है जो हर साल 7 जनवरी को वो अपना क्रिसमस डे मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो महाराष्ट्र का जो पत्रकार दिवस होता है वो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा हम अपने हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं कि ये इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी। क्या हुआ था कि पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कब हुआ था? 1975 में और 10 जनवरी को। तो उसी की जो हर साल आप वर्षगांठ बोल लीजिए या एनिवर्सरी बोल लीजिए, तो उसको मार्क करने के लिए, उसको याद करने के लिए विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि 1975 के टाइम में ये हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। 1975 वो दौर था जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। आपको ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगी। अब देखिए जो विश्व हिंदी दिवस है ये सबसे पहली बार कब मनाया गया? तो ये सबसे पहली बार 10 जनवरी 2006 को बनाया गया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है ये दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले अंग्रेजी, फिर मंदारिन और थर्ड स्पेनिश, उसके बाद हमारी हिंदी 4th नंबर पे आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो आपको मैंने साथ में करवा दिए। क्वेश्चन सेकंड है, वर्ल्ड टाइपिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 जनवरी, ऑप्शन बी है 7 जनवरी, ऑप्शन सी है 6 जनवरी, ऑप्शन डी है 5 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को हर साल वर्ल्ड टाइपिंग डे मनाया जाता है। ये 8 जनवरी की जो करंट के क्वेश्चन है वो इसमें मैंने ऐड किए हैं। 7 जनवरी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रिसमस डे वाला। 6 जनवरी हम डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। और 5 जनवरी को क्या होता है? तो 5 जनवरी को होता है विश्व पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है?
हमें पता है ना कि हमारी जो अर्थ है, जैसे हमारी ये अर्थ है और यहाँ पर मान लीजिए सन है, तो एक तो ये सन के चारों ओर घूमती है और ये कि खुद के एक्सिस के चारों ओर भी घूमती है, जिससे हमारे दिन और रात का निर्माण होता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जनवरी, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी है 1 जनवरी, ऑप्शन डी है 8 जनवरी। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बार बार जनवरी के मंथ की इसमें डे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके जितनी भी आपके जो पीछे के डे है उसको साथ में आपके मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आप पीछे वाले भूले ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे। और वो क्या था? वर्ल्ड टाइपिंग डे, वो भी 8 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या था? तो विश्व ब्रेल दिवस था। 3 जनवरी को क्या था? तो फेस्टिवल ऑफ ए स्लीप डे। स्लीप कौन सा? सोने वाला। ये आपका सबसे फेवरेट काम होगा। 1 जनवरी को क्या था? एक तो हमारा नया साल था, हैप्पी न्यू ईयर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और दूसरा जो ग्लोबल फैमिली डे था, वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है, फैमिली डे। तो ये हमारे जनवरी के आज तक के 10 जनवरी तक बनने वाले सारे डे हैं, वो आपको मैंने साथ में रिवीजन करवाया है। बाकी आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इनको आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एनडीबी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है आईएमएफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, कैसे है, हम आगे देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं एनडीबी की। एनडीबी किसका पार्ट है? हमें पता है कि एक ब्रिक्स संस्था है जिसमें 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका। इसका ये बैंक है एनडीबी। अभी इसमें एक नया देश शामिल हुआ है जो हमने करंट में किया था। कौन सा देश था वो? तो वो मिस्र था, मिस्र। और ये हाल ही में इसमें जुड़ने वाला 4था देश बना है। पहला बांग्लादेश बना था, फिर संयुक्त अरब अमीरात या जिसे आप यूएई बोलते हैं वो बना था, और 3rd उरुग्वे बना था, और ये 4th है मिस्र इसमें शामिल होने वाला, एनडीबी को ज्वाइन करने वाला। अब थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि जो आईएमएफ के बारे में, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और जो विश्व बैंक है उसी के इसके साथ में स्थापना की गई थी। अब क्या हुआ था कि उस समय अमेरिका का एक शहर है ब्रेटन, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रेटन वुड्स में इसका एक सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद ही एक तो विश्व बैंक बना था और एक हमारा आईएमएफ बना था। इसलिए उन दोनों को क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा को बोलते हैं। तो इसलिए ब्रेटन वुड्स ट्विंस इन्हें कहा जाता है। ये जो आईएमएफ है ये 1945 में बना था, और टोटल इसमें 189 देश है, ठीक है। और भारत ने इसे कब ज्वाइन किया था? तो 27 दिसंबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था। अब हमने बात की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हमें पता है आईएमएफ ने जारी की है। तो आईएमएफ 2 रिपोर्ट जारी करता है। पहली हमने डिस्कस कर ली, एक और होती है जिसे बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं जीएफएसआर, या हिंदी में बोलते हैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये भी आईएमएफ जारी करता है। इसमें अगले 4 साल के भविष्य के दौरान जितनी भी जो वैश्विक आर्थिक विकास है उसका विश्लेषण करता है और उसकी भविष्यवाणी करता है। और ये जो आउटलुक रिपोर्ट अपडेट है ये हर साल जनवरी और जुलाई में इसके बीच इसे प्रकाशित किया जाता है, जो बाद में जो WE की जो फाइनल रिपोर्ट आती है अप्रैल और अक्टूबर, तो वो इससे संशोधित होकर फाइनल रिपोर्ट वो आती है। यानी साल में ये 2 बार ये अपनी रिपोर्टें जारी करता है। ओके, तो ये कुछ इतने फैक्ट थे जो आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट है ओपेक का नया महासचिव किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी एलिफ कोकामेन, ऑप्शन सी हैथम अलघिस, ऑप्शन डी अनिल प्रकाश जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैथम अलघिस। इसे ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। अब एक बार थोड़ी सी नजर मारते हैं बाकी ऑप्शन पर। देखिए, मैग्नस कार्लसन न्यूज में क्यों आएगा? ये नॉर्वे का प्लेयर है, नॉर्वे देश का प्लेयर है। किसका? चेस का प्लेयर है। इसने भी हाल ही में फिडे विश्व चैंपियनशिप जीती है, लगातार दूसरी बार, और टोटल ये 5 बार जीत चुका है। एलिफ कोकामेन ये तुर्की या टर्की देश की है,
टर्की देश की थी, क्योंकि अभी इनका देहांत हो गया, और ये दुनिया की सबसे कम हाइट की महिला थी। इसका 33 साल की एज में अभी इसका निधन हो गया। अनिल प्रकाश जोशी ये न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड होता है वो इन्हें मिला था, किन्हें? अनिल प्रकाश जोशी को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब थोड़ी बात करते हैं ओपेक की। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ऐसे एक संगठन है, उसमें वो देश हैं जो पेट्रोल को निर्यात करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश में बाहर भेजते हैं। तो ये उसके फुल फॉर्म होती है। और अभी इसका जो नया महासचिव कौन बना है? हेतम अल घीस बना है, जो कुवैत का है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ओपेक का लोगो है, और ये कुछ कंट्री है जो ओपेक के मेंबर है। ठीक है, इसमें टोटल 13 देश है, क्योंकि पहले इसमें 14 थे, लेकिन 2018 में कतर इससे बाहर हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। कब बना था ये? तो ये सितंबर 1960 में बना था, इराक की राजधानी बगदाद में। इसमें बाकी कौन कौन से देश हैं वो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो। ये इसके टोटल 13 मेंबर हैं। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है, पंजाब के नए डीजीपी किन्हें बनाया गया है? तो ये उन महाशय की फोटो है। ऑप्शन ए है कमलेश गांधी, ऑप्शन बी है वीके भावरा, ऑप्शन सी है वीके त्रिपाठी, ऑप्शन डी है वीएस पठानिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वीके भावरा को हाल ही में पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है। अब देखिए वीके त्रिपाठी कौन थे? इन्हें भी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन इन्हें बनाया है। वीएस पठानिया कौन है? तो इन्हें भारतीय जो तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल, उनका नया महानिदेशक बने हैं। ये कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। और ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। कमलेश गांधी ये कौन है? आपने एक संस्था सुनी होगी, FIDC, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि वित्त उद्योग विकास परिषद। उसके इन्हें अभी हाल ही में सह अध्यक्ष बनाया है। सह अध्यक्ष मतलब इनके साथ 1% अध्यक्ष और है, ये इसके आधे अध्यक्ष है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कमलेश गांधी आपको याद रखना है, इसको कनेक्ट करना है FIDC से। ओके, देखिए ये 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। इनका पूरा नाम है वीरेश कुमार भावरा। ये इनके नए डीजीपी होंगे और ये अगले 2 साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शन ए है चेन्नई हवाई अड्डा, ऑप्शन बी हैदराबाद हवाई अड्डा, ऑप्शन सी दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन डी हिसार हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई हवाई अड्डा। ये ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इसको स्थान मिला है। देखिए हैदराबाद न्यूज में आया था। क्यों आया था? क्योंकि दुनिया का जो दूसरा सबसे ऊंचा जो सिटिंग स्टेच्यू है, सिटिंग को उसे बोलते हैं, जो बैठा हुआ स्टेच्यू है, वो हैदराबाद में इसको ओपन वहां पर इसको बनाया है। और उसकी हाइट कितनी है उसकी? तो उसकी 216 फीट उसकी हाइट है। और जो सबसे ऊंचा है दुनिया का वो थाईलैंड में है, जिसकी हाइट 308 फीट में है। और ये हैदराबाद में जो बना है वो किन का बना है? तो रामा अनुज आचार्य का बना है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी जो लिस्ट आई थी वैश्विक सूची, उसमें 8वें स्थान पर रखा गया है चेन्नई हवाई अड्डे। पहले पर कौन है? तो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा है। और सेकंड नंबर पर फुकुओका हवाई अड्डा, और तीसरा है जापान का हानेडा हवाई अड्डा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस हमें इंडिया का पता होना चाहिए कौन सा है और कौन सी रैंक पर है। तो 8वीं रैंक पर है। नेक्स्ट है, देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय या म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है मंडी, ऑप्शन सी है मऊ, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला है? हैदराबाद में।
मंडी न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि मंडी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर अभी हाल ही में सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का शुभ उद्घाटन वहाँ पर किया गया था। अब मऊ न्यूज़ में क्यों आया था? कि मऊ मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है इसने वहाँ पर एक क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है मऊ के अंदर। और हैदराबाद हम पढ़ चुके हैं, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट सिटिंग स्टैच्यू 216 फीट हाइट का। अब देखिए ये जो ओपन रॉक म्यूजियम है ये हैदराबाद में बना है और ये तेलंगाना में बना है, देश का पहला है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने उसका वहाँ पर उद्घाटन किया है। बाकी चीज़ें आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, ये हमारे एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, बस आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए। बाकी हमारे एग्जाम में सिर्फ ऊपर वाले से 2 फैक्ट बन जाएंगे अगर बनने होंगे तो। नेक्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपकी थोड़ी सी नज़र तेज है तो आप फोटो को देखकर भी इसका आंसर गैस कर लोगे। ऑप्शन ए है तुषार कपूर, ऑप्शन बी है जयंत घोष, ऑप्शन सी है जिसान ए लतीफ़, ऑप्शन डी है विनोद कन्नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जयंत घोष। और देखिए यहाँ पर जयंत घोष लिखा हुआ भी है, कहा था ना मैंने कि आप गैस कर लोगे अगर थोड़ी सी नज़र तेज है तो। अब थोड़ा सा बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तुषार कपूर न्यूज़ में क्यों आए थे? ये बॉलीवुड एक्टर है, आपको पता है। इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है बैचलर डेड या जो भी होता है, बैचलर डेड या पिता जो भी है, वो पुस्तक हाल ही में इन्होंने लिखी है। जिसान ए लतीफ़ ये न्यूज़ में क्यों आए थे? क्योंकि अभी इन्हें हाल ही में जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार होता है, यहाँ पे लिखता हूँ गोयनका पुरस्कार 2021, वो इन्हें मिला है जिसान ए लतीफ़ को। विनोद कन्नन न्यूज़ में क्यों आए थे? क्योंकि एक एयरलाइंस है विस्तारा एयरलाइंस, तो ये उनके अभी हाल ही में नए CEO बने हैं विनोद कन्नन। क्वेश्चन 10 है लखनऊ की टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? आप इसका भी आंसर फोटो से गैस कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी नज़र आपकी तेज है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रीम 11, ऑप्शन बी है ओप्पो, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है माई 11 सर्कल। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी माई 11 सर्कल। यहां पर लिखा भी है देखिए, और यहां पर भी लिखा है ये लखनऊ टीम का मुख्य स्पॉन्सर बना है। लखनऊ की नई टीम बनी है जो IPL में अगली साल 2022 में खेलेगी। और आप देखिए सौरव गांगुली ही माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए एप्पल भी न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि एप्पल दुनिया की वो पहली कंपनी बन गई है एप्पल जिसने $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है एप्पल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो IPL 2021 में हुआ था उससे कुछ बनने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि IPL 2021 किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने जीता, किसको हराकर? कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। ऑरेंज कैप किसे मिली? तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिली, और ऋतुराज गायकवाड़ ही सर्वश्रेष्ठ जो इमेजिंग प्लेयर है उसका खिताब इन्हें मिला। पर्पल कैप किसे मिली? तो हर्षल पटेल को मिली, और हर्षद पटेल को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में फोक डुप्लेसिस थे, ये आपसे नहीं पूछेंगे। और फेयर प्ले अवार्ड आपसे पूछ सकते हैं, तो ये राजस्थान रॉयल्स को मिला। कहने का मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। ठीक है, तो ये आपको ऑरेंज कैप ये इंपॉर्टेंट है, पर्पल कैप इंपॉर्टेंट है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज आपको इससे याद रखनी है। क्वेश्चन 11 की हाल ही में NEAT नीट 3.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अलका मित्तल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। देखिए नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर लिखिए नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये इसका फुल फॉर्म बनती है। जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी पीछे स्लाइड में आए थे, जो भारत का जो पहला तेलंगाना में जो ओपन रॉक मेमोरियल वहाँ पर खुला है, तो ये उसका उद्घाटन इन्होंने किया था। ये बाकी अमित शाह किस पद पर है अगली स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा। अलका मित्तल न्यूज़ में क्यों आई थी?
ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये उसकी अभी नई CMD, यहाँ पे ऐसा कीजिए कि इसकी पहली महिला CMD बनी है अलका मित्तल ONGC की, तो ये आपको याद रखना है। अब ये हमारे कुछ लेटेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है इंडिया के, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अश्विनी वैष्णव पुणे तो हमारे रेल मंत्रालय इनके पास है, ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, और अमित शाह इसके पास क्या है, तो होम मिनिस्टर है और एक सहकारिता मंत्रालय है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है, और S जयशंकर हमारे विदेश मंत्रालय इनके पास है, और ज्योतिरादित्य M सिंधिया ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है, जैसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। ओके, बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको मैं बार बार ये लिस्ट आपके सामने आती रहेगी और आपकी मैं रिवीजन करवाता रहूंगा। नेक्स्ट है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है अगरतला, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो कहां पर किया गया, ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी के अंदर 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। देखिए हमारे जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी खुद की विधानसभा है, ओके, जिनके CM चुने जाते हैं। और एक मुझे ये बताइए कि दिल्ली और नई दिल्ली में फर्क क्या है। दिल्ली और नई दिल्ली में कौन सी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और कौन सी हमारी कैपिटल है देश की, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बाकी आपको मैं बता दूंगा। अब एक बार थोड़ी सी बाकी ऑप्शन पर नजर लगाते हैं। अगरतला क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है। ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा उसके इन्होंने वहां पर उद्घाटन किया है। पहले इसका नाम कुछ अलग था, लेकिन 2018 में इसका नाम चेंज हो गया था। मेरठ न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि अभी हाल ही में वहां पर ये यूपी में मेरठ और जहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन वहां पर किया गया था। ग्वालियर न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि एक होता है विश्व तानसेन उत्सव जिसका 97वां संस्करण ग्वालियर में हुआ अभी, जो 5 दिन तक चला। अब ये हमने बात की थी राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये 25वां था जो पुदुचेरी में स्टार्ट हुआ था। हमारे मोदी जी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया, जो 12 से 16 जनवरी तक वहां पर चलेगा। और इसमें एक नए मंत्री था, उसका कुछ बयान आया था, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो इन मंत्री का नाम है अनुराग ठाकुर। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो युवा मामले, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और सूचना और प्रसारण मंत्री, ठीक है। तो ये हमारे मंत्री जी हैं जिनका नाम आपको और इनका डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के प्रमुख के पद पर किन्हें नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी अतुल कश्यप, ऑप्शन डी दया प्रकाश सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अतुल कश्यप। अतुल कश्यप को अमेरिकी भारत व्यापार परिषद का प्रमुख के पद पर इन्हें नियुक्त किया है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। अनुकृति उपाध्याय क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इन्हें 2021 का जो सुशीला देवी पुरस्कार होता है वो इन्हें मिला है अनुकृति उपाध्याय को। इनका एक क्या बोलते हैं उपन्यास है, वो लिखकर दिखाता हूं, किंत सुंगी, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, सुशीला देवी पुरस्कार। अशोक कुमार न्यूज में क्यों थे, क्योंकि अभी इन्हें हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि ये डिजिटल क्या बोलते हैं पेन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हैंडराइटिंग इंप्रूव होने में। बस आप समझ लीजिए कि इन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक इन्हें बनाया था। दया प्रकाश सिन्हा न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इन्हें हाल ही में 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो इन्हें मिला है हिंदी भाषा के लिए, और इंग्लिश भाषा के लिए किन्हें मिला है, तो नमिता गोखले को मिला है। क्वेश्चन 14 की मेरी सहेली सुरक्षा बल किससे संबंधित है। अगर आपकी फिर से नजर तेज है तो आप इस फोटो में देखकर अंदाजा लगा लोगे। ऑप्शन ये रहे भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन सी भारतीय सेना, ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। तो कौन है, रेलवे सुरक्षा बल, यहां पर लिखा भी रेलवे सुरक्षा बल।
भारतीय तटरक्षक बल न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि इसके अभी नए महानिदेशक बने हैं, वीएस पठानिया। कौन? वीएस पठानिया, 24वें नंबर के, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। भारतीय सेना के कौन है महानिदेशक? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये देखिए, जो मेरी सहेली है, ये ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान के लिए एक पहल है, ठीक है, जिसे रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे लॉन्च किया है। और देखिए, इसका जो सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है आरपीएफ का, वो 182 है। एक होता है जीआरपी, उसका नंबर है 1512। तो ये भी आपको याद रखना, कि बार रेलवे के एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेते हैं। और इसका जो सबसे पहले इसको कहाँ पर शुरू किया गया था? तो पहले जो बांद्रा टर्मिनस से लेकर अमृतसर स्पेशल, और दूसरा मुंबई सेंट्रल से जयपुर सुपरफास्ट, ठीक है, 2 एक्सप्रेस ट्रेन है, उनमें इसे सबसे पहले शुरू किया गया था। आप वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑटो ईटीएफ किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है निप्पॉन इंडिया एमएफ, ऑप्शन बी एयरलाइंस विस्तारा, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो किसने किया है? तो निप्पॉन इंडिया एमएफ ने देश का पहला ऑटो ईटीएफ लॉन्च किया है। एक बार थोड़ा बाकी ऑप्शन देखते हैं। एयरलाइंस विस्तारा हमने डिस्कस किया था, किस लिए? क्योंकि इसके नए जो सीईओ बने हैं विनोद कानन जी बने हैं। एप्पल न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि एप्पल दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनी है। जम्मू एंड कश्मीर के नए सीईओ बने थे बलदेव प्रकाश। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ईटीएफ की फुल फॉर्म बतानी है। ईटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। तो ये थे हमारे 8 और 10 जनवरी से बनने वाले टॉप जितने भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, वो जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप इनकी रिवीजन करना चाहते हैं या आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा ब्लॉग है www.exampassray.com, इसको आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि हम आप आगे भी आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहें, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। और आप अपने अच्छे से विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हमें उनसे मोटिवेशन मिलती रहे आगे भी आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। कल मिलते हैं ठीक 6 बजे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।